हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 111 आद्या और सात्विक बाथरूम में। हेलो दोस्तों। तो अब तक आपने देखा कि अमन जिया को उसके घर के गेट के बाहर ड्रॉप करता है, क्योंकि जिया उसे गाड़ी गेट के अंदर ले जाने से मना करती है। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे देखे। गाड़ी से उतरते ही जिया अमन को चाय के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन इस बीच कोई और था जो जलन के मारे मन में अमन को कोस रहा था, क्योंकि जिया उसे एक चाय के लिए थैंक्स कह रही है, जबकि आज सुबह ही उसने इसे इतनी खूबसूरत सी ड्रेस परचेज करके दी थी, वो भी अपनी पसंद की। लेकिन उसके लिए तो जिया ने उसे थैंक्स नहीं कहा। लेकिन अफसोस वो ये सब मन में ही कह सकता था। जिसके बाद जिया सबको बाय कहते हुए अपने कपड़ों के बैग से अपने सिर को छुपाते हुए गेट के अंदर भाग जाती है, और अद्वैया तब तक उसे देखता रहता है जब तक अमन गाड़ी आगे नहीं ले लेता। लेकिन इसी बीच जिया को अद्वैया की गाड़ी से निकलते हुए उसके डैड देख लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि जिया अद्वैया के साथ क्या कर रही थी। वो तो अपने दोस्तों के साथ गई थी, फिर वो और अद्वैया। उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ परेशान हो। जिया बारिश में भीगते हुए घर के दरवाजे तक पहुंची। उसके सिर को ढकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, और उसके कपड़े एक बार फिर पूरी तरह भीग चुके थे। जिया छुपते छुपाते हुए घर में दाखिल होती है। उसे डर था तो सिर्फ अपनी दादी का, जो इस वक्त शायद अपने कमरे में थी। जिया उनसे बचना चाहती थी, वरना उसकी दादी अभी उसकी क्लास ले लेती कि उसने आज पूरे दिन में क्या किया। इसलिए वो उनसे बचने के लिए जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। तभी उसकी नज़र उसके ड्रेसिंग टेबल के आईने पे जाती है। वो भीगने के बावजूद काफी हॉट लग रही थी, लेकिन उसकी नज़र उसके पहने अद्वैया के कोट पे जाती है। उसने अभी भी अद्वैया का कोट पहना हुआ था। वो आईने के सामने खड़ी होकर उसके कोट को निकाल के हाथों में लेकर उसे देखने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आज अद्वैया की ये साइड देख के बहुत अच्छा लगा था। वो आज कुछ ज्यादा ही केयरिंग था। वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, तुम इतने भी खड़ूस नहीं हो मिस्टर साइको। इतना कह वो मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए ही उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है, और उस वक्त को भी जब वो बारिश में ऑलमोस्ट बहक के उसे किस करने ही वाली थी। लेकिन अद्वैया रुक गया था। जिया वो सब याद करके खुद को आईने में गौर से देखने लगती है। वो तिरछी मुस्कान के साथ खुद से ही हुए बोली, ऐसा भी क्या है तुम में मिस्टर साइको जो तुम जिया के चाम से अछूते रह गए। वो जिया जिसकी एक झलक के लिए कॉलेज के सभी लड़के लाइन में लग जाते हैं, और तुम हो कि इतना बड़ा चांस मिस कर दिया। लेकिन फिर जिया अपने ही थॉट्स पे हंस देती है। क्या वो उसे किस करना चाहती थी? यही सोच के वो मुस्कुरा देती है, और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है। चेंज करने के बाद और अपने गीले कपड़ों और अद्वैया के कोट को साइड में रख देती है ताकि सवेंस को उन्हें ड्राई क्लीन के लिए दे सके। तो वहीं अद्वैया जब घर पहुंचा तो उसे काफी देर हो गई थी, क्योंकि उसका घर जिया के घर से काफी दूर शहर के बाहर था। ऊपर से भोपाल की सड़कों का ट्रैफिक। अमन अद्वैया को घर के बाहर ड्रॉप कर जैसे ही जाने को हुआ, तभी अद्वैया अमन और सात्विक को डिनर करके जाने को कहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में डिनर टाइम हो जाता। अमन तो वैसे ही घर के खाने के लिए ओवर एक्साइटेड रहता था, इसलिए वो तो एक झटके से रेडी हो जाता है। लेकिन सात्विक हर बार की तरह घबरा जाता है, क्योंकि आध्या उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अद्वैया के कहने पे वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर पहुंचे तो दादाजी को छोड़ सभी हॉल में बैठे थे। निया और नक्श दोनों पकौड़े लेकर बड़े आराम से खा रहे थे। बारिश में स्पेशली निया की फरमाइश थी। अद्वैया बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, तो वहीं अमन सबको देख मुस्कुराते हुए, क्या हाल है? अमन की बात सुन निया बोली, एकदम फर्स्ट क्लास। इतना कह वो उसके आगे हाथ कर देती है, तो अमन भी उसे हाई फाई करता है। तभी दादी जी अमन और सात्विक दोनों को फिर से भीगा हुआ देख बोली, तुम फिर से भीग के आ गए। ये अद्वैया भी न सच में बड़ा ही खड़ूस बॉस है। अद्वैया जो हॉल की सीढ़ियां चढ़ रहा था, अपनी दादी की बात सुन रुक जाता है।
लेकिन फिर एक नजर अमन और सात्विक को देख ऊपर की ओर बढ़ जाता है, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। दादी की बात सुन दोनों ही घबराए हुए से अद्वैय को देख रहे थे। सात्विक मन में, हर कोई एसआर को गुस्सा दिलाने में क्यों लगा रहता है? क्या उन्हें सोया हुआ राक्षस अच्छा नहीं लगता? अद्वैय के जाने के बाद वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। ये देख अमन नेहा के बोल से पकौड़े उठाते हुए बोला, क्या दादी, आप क्या चाहती हो आपका बेटा हम दोनों को नौकरी से निकाल दे? इतना कह वो पकौड़ा मुंह में रख लेता है। अमन की बात सुन दादी कुछ कहती कि तभी नक्श शिकायती लहजे में बोला, जिस तरह से आप काम करते हो उसके हिसाब से तो आपको निकाल ही देना चाहिए। क्यों सात्विक ब्रो? इतना कह वो उसके आगे अपना बोल कर देता है। सात्विक को उसकी बात सुन हंसी आ जाती है। तभी अमन बोला, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। इतना कह वो जानबूझ के दादी से बोला, दादी जी, क्या हम नक्श के कपड़ों पे हाथ साफ कर, मेरा मतलब है हमारे कपड़े भीग गए हैं ना, तो क्या हम उसके कपड़े पहन लें? उसकी बात सुन नक्श अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अपनी नजरें में कपड़ों पे डालने के बारे में सोचना भी मत। नक्श की बात सुन अनुराधा जी उसे डांटते हुए, ये क्या है नक्श? फिर वो अमन को देखते हुए बोली, ये भी पूछने की बात है, तुम भी मेरे लिए नक्श की ही तरह हो। अमन उनकी बात सुन जल्दी से नक्श के रूम की ओर भागता है। ये देख नक्श अपनी दादी से नाराजगी जताते हुए बोला, क्या दादी, आपने हाँ क्यों किया? आप जानती हो, वो हमेशा मेरे नए कपड़े लेकर भाग जाता है। इतना कह वो अमन के पीछे भागता है। नक्श को यूं अमन के पीछे भागते देख सभी को हंसी आ जाती है। सात्विक भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चला जाता है। ये देख आध्या बोली, हद है नीतू, एक बार देखा भी नहीं। सात्विक, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। खुद से इतना कह आध्या भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, दादी मुझे भी जरूरी काम है, मैं अभी आई। इतना कह वो भी ऊपर की ओर बढ़ जाती है। सात्विक जब रूम में पहुंचा तो अमन के हाथ में एक शर्ट ट्राउजर के साथ एक जैकेट थी, जिसके लिए नक्श और अमन दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। नक्श उसे देखते हुए बोला, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी, और ऊपर से तुम जो एक बार कपड़े लेकर जाते हो उसे रिटर्न भी नहीं करते। उसकी बात सुन अमन बोला, नक्श क्या यार कितना कंजूस है, देख तेरे पास कितने कपड़े हैं, एक दे देगा तो क्या चला जाएगा। अमन की बात सुन नक्श बोला, तुम कोई भी टी शर्ट और ट्राउजर ले सकते हो, लेकिन खबरदार मेरी जैकेट्स पे हाथ साफ किया तो, और वैसे भी तुम मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब भाई की वजह से भीगी हो तो जाओ जाके भाई के कपड़े ट्राई करो। लेकिन अमन उसकी जैकेट को खींचते हुए उस रूम से गेस्ट रूम की ओर भाग जाता है, और नक्श उसे देखता रह जाता है। ये देख दरवाजे पे खड़ा सात्विक जोर से हंस देता है। सात्विक को यूं हंसते देख नक्श मुंह बनाते हुए बोला, वेरी फनी। इतना कह वो अपनी वार्डरोब से उसके लिए टी शर्ट और ट्राउजर लेकर उसके हाथ में थमा के रूम के बाहर चला जाता है, और सात्विक नक्श के रूम के वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करने लगता है। जैसे ही वो चेंज करके बाहर आया, वॉशरूम के दरवाजे के बाहर आध्या को देख हैरान हो जाता है। वो उसे देख हैरानी के साथ, तुम यहाँ? आध्या सात्विक की हैरानी को देख, तुम मुझे देख के इतना हैरान परेशान क्यों जाते हो? इतना कह वो उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए थोड़ा सडक्टिव वे में बोली, पहली बार देख रहे हो क्या? सात्विक उसकी नजदीकी से पीछे होने लगता है। वो हकलाते हुए, तू मैं यहाँ क्या क्या मेरा मतलब है, क्या कर रही हो? ये देख आध्या फ्लर्टिंग टोन में बोली, तुमसे फ्लर्ट करने आई हूँ, वैसे क्या ख्याल है? इतना कह वो उसके सीने पे उंगलियां चलाते हुए अपनी आई विंक कर देती है। सात्विक को इसी बात का डर था। आध्या एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उसे परेशान करने का। आध्या को यूं खुद के करीब आते देख सात्विक के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन वो जानता था कि आध्या ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है, इसलिए वो एकदम से उसका हाथ को पकड़ते हुए, स्टॉप इट आध्या, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम भी जानती हो। उसकी बात सुन आध्या शिकायती लहजे में बोली, जानती हूँ, ये जो तुम्हारा पत्थर दिल है ना मेरे लिए कभी नहीं धड़कता, लेकिन आई प्रॉमिस अगर ये मेरे लिए नहीं धड़का मैं किसी और के लिए भी नहीं धड़कने दूंगी। ये देख सात्विक उसके हाथ को झटकते हुए जैसे ही बाहर जाने को हुआ, तभी नक्श के रूम के दूर से नक्श के बड़बड़ाने की आवाज आती है, क्योंकि आध्या ने दूर लॉक नहीं किया था। ये देख आध्या जल्दी से सात्विक को लेकर वॉशरूम में चली जाती है, और बाथरूम का दूर अंदर से लॉक कर देती है, और सात्विक उसे हैरानी के साथ देखता रहता है। तो वहीं
नक्श लड़ झगड़ के अमन से अपनी जैकेट वापस ले आया था। वो अपनी जैकेट को सीने से लगाते हुए बोला, शुक्र है मैं अमन से इसे ले आया, वरना मेरी इतनी महंगी जैकेट हाथ से चली जाती। सात्विक भी समझ गया था कि बाहर नक्श है और वो दोनों उसके सामने बाहर नहीं जा सकता था, वरना वो क्या जवाब देता कि आध्या उसके साथ वहां क्या कर रही थी। उसे तो वैसे भी खुद से ज्यादा आध्या की चिंता थी। नक्श रूम से बाहर जाता कि तभी उसे ध्यान आता है कि उसने आज जिया से बात नहीं की, इसलिए वो जिया को कॉल कर देता है। आध्या की इस हरकत पे सात्विक गुस्सा करते हुए, तुमने ये क्या किया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सात्विक को गुस्सा करते देख आध्या के उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो किसी को नहीं भी पता चलना होगा, उसे भी पता चल जाएगा। इतना कह वो सात्विक की आंखों में देखने लगती है। क्या होगा आगे? क्या आध्या और सात्विक बच पाएगी नक्श से? चैप्टर 112 आद्यास कन्फेशन। हेलो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज दोस्तों इस लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तो अब तक आपने देखा कि नक्श अमन से किसी तरह अपनी जैकेट बचा के ले आता है। जैसे ही आध्या को एहसास हुआ कि नक्श आ रहा है, वो सात्विक को बाथरूम में पुश कर खुद भी अंदर चली जाती है। अब दोनों ही बाथरूम में तब तक के लिए फंस गए थे जब तक नक्श रूम से बाहर नहीं जाता। नक्श जैकेट वापस से अपनी वार्डरोब में रख जिया को कॉल मिला देता है, क्योंकि आज जिया कॉलेज जो नहीं आई थी और नक्श ने उसे आज पूरा दिन कुछ ज्यादा ही मिस किया था। तो वहीं सात्विक आध्या के ऐसा करने से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा करके एक नई मुसीबत मोड़ ले ली थी। आध्या सात्विक के मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है कि वो अगर इतनी जोर से कहेगा तो नक्श को न चाहते हुए भी पता चल जाएगा। इतना कह वो उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगती है। सात्विक भी उसकी आंखों में कहीं खोने लगा था। ऐसा नहीं था उसे आध्या पसंद नहीं थी, लेकिन वो तो बस उन दोनों के स्टेटस को देखते हुए उसे खुद से दूर रखना चाहता था। पिछले 3 सालों से वो उसके साथ ऐसा ही तो करते हुए आ रहा था। उसे लगा था वो शायद आध्या का टीनेज फितूर होगा, लेकिन जब वो अद्वैया के साथ वापस आया तो उसका ये फितूर अब और ज्यादा बढ़ चुका था। तो वहीं बाहर नक्श जिया को कॉल कर रहा था। जिया 2 रिंग्स में ही सामने से कॉल उठा लेती है। जिया फोन को कान से लगाते हुए, हाँ नक्श कहो। जिया के फोन उठाते ही नक्श उससे सीधा पूछते हुए, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कॉलेज नहीं आने वाली हो? उसकी बात सुन जिया लापरवाही के साथ नक्श से बोली, कहा तो था रूही से कि एक जरूरी काम है। अब क्या तुम दोनों को अलग अलग बताती फिरती? अच्छा, जरूरी काम? ऐसा भी क्या जरूरी काम था तुम्हें? नक्श जिया से पूछते हुए। नक्श की बातों से जिया एक बार फिर अपने जरूरी काम की याद आ जाती है। ये सब सोचते ही उसके होठों पे मुस्कान तैर जाती है। इससे पहले वो अद्वैया के ख्यालों में पूरी तरह खो जाती। दूसरी तरफ से नक्श बोला, अब बोलो भी। जिया नक्श की बातों से होश में आती है। वो बोली, अगर तुमने मुझे ये कहने के लिए फोन किया है तो मैं अभी कॉल रख रही हूँ। उसकी बात सुन नक्श बोला, तो तुम नहीं बताओगी? जिया बोली, नक्श ये क्या है? था मुझे कोई जरूरी काम, अब अगर बातें हो गई हो तो मैं कॉल रख रही हूँ, बाय। इतना कह वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं अद्वैया भी गर्म पानी का शावर लेकर एक शर्ट और लोअर में वॉशरूम से बाहर आता है। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जिसे वो एक हाथ में लिए टॉवल से सूखा रहा था। उसके दिमाग में भी इस वक्त जिया की शिकायतें घूम रही थी, जिनके बारे में सोचकर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो जिया के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। आज भी वो जिया को किस करते हुए इसलिए ही रुक गया था क्योंकि उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई थी, और वो जानता था कि ये सब बेमतलब है। शायद कुछ ही दिनों में वो किसी ऐसी लड़की को घर ले आएगा जो उसकी पत्नी होगी। ये ख्याल आते ही अद्वैया किसी सोच में पड़ जाता है। तो वहीं वॉशरूम में सात्विक आध्या को उसके मुंह पे रखे हाथ को हटाने का इशारा करता है। तो आध्या को समझ में नहीं आता। वो उससे आंखों के इशारे से पूछती है कि वो क्या कह रहा है। ये देख सात्विक खुद ही अपने हाथ से आध्या के उस हाथ को अपने मुंह पर से हटाता है। ये देख आध्या समझ जाती है कि वो क्या कह रहा था, लेकिन तब तक उसका शरारती मोड ऑन हो जाता है। वो अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती है। ये देख सात्विक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो आध्या को देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर? वो अभी कह ही रहा था कि तभी आध्या अपने पंजों के बल खड़ी होते हुए धीरे से सात्विक के क्लोज जाते हुए बड़े ही सडक्टिव वे में उसके कान में बोली, शुश धीरे बोलो नहीं तो नक्श सुन लेगा।
थोड़ा रुक के वो आगे बोली, वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह दूंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच के ले आए। इतना कह वो सात्विक के ईयरलोब को बाइट कर देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये देख सात्विक उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए खुद से अलग करते हुए सात्विक आध्या को खामोशी के साथ देख रहा था। ये देख आध्या अपने एक हाथ की उंगली से उसके चेहरे के साथ खेलते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कभी कभी नहीं, हर बार ही तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते ही जैसे मैं हूं ही नहीं। अभी भी नीचे तुमने सबकी तरफ देखा लेकिन मेरी आंखों में नहीं। तुम जानते हो जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे इतना हर्ट होता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी उंगली सात्विक के होठों पे रख देती है। सात्विक उसके ऐसा करते ही उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन आध्या सात्विक के पतले होठों को एक नजर देख झट से उसे किस कर देती है। सात्विक उसके ऐसे मूव के लिए जरा भी तैयार नहीं था। पहले तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन इससे पहले वो आध्या को खुद से अलग करता, आध्या गुस्से में सात्विक के होठों पे काट देती है, जिससे सात्विक के होठों पर कट लग जाता है और उससे हल्का खून निकलने लगता है। आध्या ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सात्विक उसकी किस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ छलक रही थी। दर्द का एहसास होते ही सात्विक उसे खुद से अलग करता है। वो आध्या को देखते हुए बोला, काटा क्यों? उसका सवाल सुन आध्या सात्विक को पहले एक टक देखती है, लेकिन फिर वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाती। वो सात्विक को देखते हुए बोली, मुझे लगा था तुम मुझ किस के लिए डांटोगे कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया, लेकिन तुम तो यहाँ काटने की शिकायत लेकर बैठ गए। सात्विक को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी आध्या उसे देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। वैसे चाहो तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। आई प्रॉमिस अब की बार बहुत जेंटली किस करूंगी। इतना कह वो सात्विक की आंखों में देखने लगती है। आध्या की इस हरकत पे सात्विक गुस्से में जाके बात टब की एज बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आध्या से कुछ भी कहना बेकार है, वो कभी उसकी नहीं सुनने वाली। सात्विक को नाराज होते देख आध्या भी जाके उसके बगल में बैठते हुए बोली, सात्विक अगर लगता है कि मैं तुम्हारे गुस्सा करने से या ये झूठी नाराजगी जताने से तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, और जितना तुम मुझे रेजिस्ट करते हो मैं उतना ही तुम्हारी ओर खींची चली जाती हूँ। अगर तुम ये सब दादा दादी भाई या मेरे फैमिली स्टेट्स की वजह से कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। उसकी बात सुन सात्विक पहले उसे एक टक देखता है। आध्या की आंखों में एक सच्चाई थी, लेकिन उसकी इन्हीं आंखों से तो वो बचना चाहता था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? रह पाओगी तुम मेरे साथ? जितना बड़ा तुम्हारा हॉल है उतना बड़ा मेरा 2 BHK का फ्लैट है। जितनी महंगी ड्रेस तुम अपनी एक पार्टी में पहनती हो उतने में मैं अपनी फैमिली और अपना पूरा खर्चा निकालता हूँ। और रही स्टेटस की बात, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, जिसे मैं चाह के भी पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वो खुशियां कभी नहीं से सकता जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए पागल मत बनो, ये जिद छोड़ दो। सात्विक की बात सुन आध्या उसकी आंखों में देखते हुए, क्या यार पागल भी कहते हो और पागलपन करने भी नहीं देते? तुम मानो या ना मानो पागल हूं, लेकिन बस तुम्हारे प्यार में। और तुमसे किसने कहा मुझे महंगी ड्रेसेस बड़ा घर चाहिए? वो अगर तुम नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन प्यार तो दे सकते हो ना। आध्या की बात सुन सात्विक उससे नजरें फेर लेता है। ये देख आध्या सामने देखते हुए बोली, सात्विक प्यार अगर पैसों से होता तो हमारे मॉम डैड के साथ जो हुआ वो कभी नहीं होता। इतना कह वो इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सात्विक आध्या को वही कड़वे मोमेंट याद करते देख उसे कंसोल करते हुए बोला, वो बीती बातें हैं। सात्विक की बात सुन आध्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सात्विक अगर तुम कहोगे तो एक झोपड़ी में भी रह लूंगी। 2 BHK तो फिर भी बड़ा है, और वैसे भी हमें तो शादी के बाद एक ही कमरे में रहना है। इतना कह वो मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट में उसकी शरारत छुपी थी। ये देख सात्विक उसके माथे पे टैप करते हुए, अच्छा, और तुमसे शादी करेगा कौन? ये देख आध्या बोली, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सात्विक न में सिर हिला देता है। ये देख आध्या बोली, लगी शर्त? अगर मैं जीती तो तुम मुझे हनीमून पे शिमला लेकर जाओगे। आध्या की बातें सुन सात्विक को समझ में नहीं आता कि ये लड़की इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेके कहाँ से आती थी। वो उसकी बातों वो हंसते हुए, और अगर मैं जीता तो आध्या झूठी गुस्से के साथ,
तब भी मैं शिमला जाऊंगी, लेकिन अपने वुड बी पति के साथ, और तुम्हें जलाने के लिए अपने हनीमून की फोटो भेजूंगी। इतना कह वो उससे मुंह फेर लेती है। सात्विक को उसकी ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसे आद्या के चेहरे को देख हंसी आ जाती है। ये देख सात्विक अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, शायद नक्श जा चुका होगा। सात्विक की इस हरकत को देख आद्या मन में, दूर जाने के तो इतने बहाने हैं जनाब के पास, जैसे मैं इसे खा जाऊंगी। इतना कह वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। क्या होगा आगे? क्या सात्विक और जया की लव स्टोरी आएगी ट्रैक पे, या सात्विक स्टेटस के चलते करेगा अपनी और आद्या की फीलिंग्स इग्नोर? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन प्यार टू होना हाई था के साथ। चैप्टर 113, जीविका के मन की दुविधा। हेलो दोस्तों, तो अब तक आपने देखा कि सात्विक एक बार फिर आद्या की फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए आद्या से बोला, शायद नक्श जा चुका होगा। उसे खुद से यूं दूर भागते देख आद्या खुद से ही बोली, इसे तो मुझसे दूर भागने की वजह चाहिए, मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे भागता है। इतना कह वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सात्विक दूर को हल्का सा खोल के बाहर देखता है तो नक्श वहां नहीं था। ये देख वो जैसे ही पीछे पलट के आद्या से कुछ कहने को हुआ, वो देखता है आद्या एक बार फिर उसके बेहद करीब थी। इतना कि दोनों के बीच कुछ सेंटीमीटर्स का भी स्पेस नहीं था, और आद्या का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। ये देख सात्विक उसे घूर के देखता है, तो जानबूझ के आद्या नासमझी की एक्टिंग करते हुए बोली, क्या हुआ, नक्श बाहर नहीं है ना? सात्विक उसकी नौटंकी में फंस जाता है। वो बस हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से हड़बड़ाहट में बाहर निकल जाता है, और आद्या अपनी शैतानी पे खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। तो वही दीवान मेंशन में जीविका के लिए अपने डैड से बात करना थोड़ा मुश्किल है। यूं तो वो माहिर से प्यार करती है, लेकिन अपने डैड को सच बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। आदित्यनाथ जी के रूम के बाहर खड़ी जीविका के दिमाग में न जाने कितने ही थॉट्स घूम रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं रुक सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अपने डैड से बात करना कितना जरूरी है। इसलिए वो उनसे बात करने का डिसाइड करती है। उसके डैड इस वक्त कोई बुक पढ़ रहे थे। जीविका की डोर को नोक करते हुए आदित्यनाथ जी डोर पे नॉक की आवाज सुन दरवाजे की ओर देखते हैं जहां जीविका खड़ी थी। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोले, जीविका। जीविका अंदर आती है। तभी आदित्यनाथ जी उसे देखते हुए बोले, बैठो। जीविका उनके सामने वाले काउच पे बैठ जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोली, डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्यनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर क्या सोचा तुमने अद्वैय के बारे में? क्योंकि वो समझ गए थे कि जीविका उनसे किस बारे में बात करना चाहती है। भला वो जीविका को बचपन से जानते थे, लेकिन शायद आज वो उसकी आंखों में जज्बातों को समझने में कामयाब हो गए थे। जीविका अपने डैड की आंखों में एक अलग ही खुशी महसूस कर सकती थी। ये देख जीविका के शब्द मानो गले में ही अटक जाते हैं। जीविका को खामोश देख आदित्यनाथ जी उसे देखते हुए बोले, जीविका, हम जानते हैं कि शायद आप सब इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अद्वैय वाकई ही बहुत अच्छा लड़का है। जब हमने आपकी माँ से शादी की थी, तो हम भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जाह्नवी से बेहतर जीवन संगिनी हमें शायद मिल ही नहीं सकती थी, जबकि आप तो अद्वैय से खुद मिल चुकी हैं। इससे पहले जीविका उनसे कुछ कहती, तभी वहां कौशल्या जी आ जाती हैं। आदित्यनाथ जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आज उन्होंने जीविका से उसके और अद्वैय के रिश्ते के बारे में बात की है। इसलिए जब कौशल्या जी ने जीविका को आदित्यनाथ के रूम में जाते हुए देखा, तो वो भी अपनी जीविका के फैसले को जानने के लिए वहां आ जाती हैं। वो दोनों को देखते हुए बोली, तो हो गई बाप बेटी की बातें। आदित्यनाथ जी मुस्कुराते हुए, माँ आप यहाँ? कौशल्या जी जीविका के बगल में बैठते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो अकेले ही जीविका की शादी भी कर दोगे और मुझे पड़ोसियों से पता चलेगा। इतना कह वो हंस देती हैं। कौशल्या जी की बात सुन आदित्यनाथ जी भी मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है माँ। इतना कह वो कौशल्या जी को देखने लगते हैं। ये देख कौशल्या जी बोली, रहने दो, खूब अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। फिर वो जीविका का हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथ में लेते हुए जीविका को देखने लगती हैं। जीविका उनसे जैसे ही कुछ कहने को हुई, तभी दादी आगे बोली, मैं जानती हूँ, ये सब बहुत अचानक है जीवू, लेकिन अद्वैय सच में बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। और वैसे भी अब मैं भी चाहती हूँ, तुम शादी कर लो। पता नहीं कितने दिन की मेहमान हूँ धरती पे,
कम से कम एक पोती की शादी तो अपनी आंखों से होते हुए देख लूं। इतना कह वो इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें ऐसी बातें करते देख आदित्यनाथ जी उन्हें टोकते हुए बोले, क्या माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। जीविका ये देख मन में, कैसे बताऊं आप दोनों को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जीविका कहना तो चाहती थी लेकिन उसका दिल इस बात को गवाही नहीं देता। जीविका आज तक कभी अपने डैड के खिलाफ नहीं गई थी, फिर इस बार बार अपने डैड से क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। तो वही जिया कब से डाइनिंग टेबल पे सबका इंतजार कर रही थी। किसी को भी वहां न आते देख जिया एक सर्वेंट को आवाज लगाते हुए बोली, काका जाए सबको खाने के लिए बुला लाइए। जी जिया बेबी, इतना कह वो सबको बुलाने चले जाते हैं। जीविका का अपने डैड और दादी की खुशी को देख उनका दिल तोड़ने का मन ही नहीं होता। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी कौशल्या जी आगे बोली, वैसे आदित्य तुमने अपनी बेटी को बताया कि वो 15 दिन के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं। दादी की बात सुन जीविका के पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। जीविका अपनी दादी की बात सुन एकदम से शॉक होते हुए बोली, 15 दिन? दादी ये क्या बात हुई? जीविका अभी एक मुसीबत से निकली भी नहीं कि दूसरी उसकी सामने आके खड़ी हो गई थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन जैसे उसके डैड और दादी तो सब पहले से ही तय कर चुके थे। तभी दादी बोली, हाँ अद्वैय की मजबूरी है, बस उसे अपने 26वें बर्थडे से पहले शादी करनी है। वो अभी कह ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट उन्हें खाने के लिए बुलाने आता है। डाइनिंग हॉल, सभी एक साथ बैठे थे। जीविका कहीं खोई हुई थी, कहीं क्या उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, वो थी 15 दिन में शादी। जीविका को छोड़ सभी ने खाना शुरू भी कर दिया था। जीविका को खोया देख जिया उससे पूछते हुए बोली, जीवू दिया आप खाना क्यों नहीं खा रही? जिया की बात सुन जीविका होश में आती है और वो अपने खाने को देखने लगती है। तभी दादी बोली, वैसे जीविका तुमने जिया को तो बताया नहीं होगा। दादी की बात सुन जिया जीविका को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। जीविका खामोश बैठी थी। ये देख वो दादी से पूछते हुए बोली, मुझे क्या नहीं बताया दी ने? दादी बोली, जीविका के लिए रिश्ता आया है। दादी की बात सुन जिया का निवाला छूट जाता है और वो जीविका को देखने लगती है। तभी आदित्यनाथ जी को भी जिया का अद्वैय की कार से उतरना याद आता है, इसलिए वो जानबूझ के आगे बोले, अद्वैय का। वो जिया के एक्सप्रेशंस देखना चाहते थे। जिया ने जैसे ही अद्वैय का नाम सुना उसका दिल मानो धड़कना ही भूल जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई भाव आने नहीं देती। वो जीविका को देखते हुए बोली, क्या सच में दी? जीविका बेचारी क्या कहती, वो खुद इस शादी से बचना चाहती थी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अद्वैय से बात करना। लेकिन अपनी दादी और डैड के चेहरे की खुशी देख उसे वो करने की भी हिम्मत नहीं होती। तभी जिया बोली, क्या दी, आपको भी वही मिला था? जिया के एक्सप्रेशंस और उसकी बात सुन आदित्यनाथ जी को कंफर्म हो जाता है कि वो और अद्वैय एक साथ हो ही नहीं सकते। वो मन में, हो सकता है कि वो जिया को रास्ते में मिल गया हो, इसलिए जिया को ड्रॉप करने आया हो। और वैसे भी पार्टी नाइट में मैंने खुद उन दोनों को लड़ते हुए देखा। यही सब सोच के वो खुद से बोले, हो सकता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी आदित्यनाथ जी जिया से बोले, क्यों अद्वैय में क्या बुराई है? जिया अपने डैड को पहली बार खुद सामने से बात करते देख खुश हो जाती है। आज उनकी आवाज में हमेशा की तरह वो ठंडापन नहीं था। जिया अपने डैड को देख मुस्कुराते हुए बोली, प्रॉब्लम? नहीं डैड, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरी बहन को लेकर चला जाएगा ना। वैसे दी, उसकी जगह अगर कोई और भी होता तब भी मैं ये ही कहती, क्योंकि वो आपको मुझसे दूर ले जाएगा ना। जिया की बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं, और इस बार आदित्यनाथ जी भी। तभी जिया पूछते हुए बोली, वैसे ये कब हुआ? जिया की बात सुन दादी बोली, वो अद्वैय की दादी और मैं बचपन की सहेलियां हैं। वो उस दिन जब मेरा तुम्हारे साथ शॉपिंग का प्लान था और मुझे रास्ते में अनु मिल गई थी, बस उस दिन अनु ने तो जीविका को पहली ही नजर में जीविका को अद्वैय के लिए पसंद कर लिया था। वो तो आदित्यनाथ ने ही जीविका से बात करने में इतने दिन लगा दिए। दादी की बात सुन जिया मन में, अद्वैय एक तरफ तुम मेरी बहन के साथ शादी करने के सपने देख रहे हो और दूसरी तरफ मुझे फेक गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो। तुम्हें तो मैं। जिया के ऐसा कहते ही स्वान विला में डाइनिंग टेबल पे बैठे अद्वैय को अचानक से छींक आ जाती है। ये देख उसकी दादी अनुराधा जी बोली, लगता है कोई तुम्हें जोरों से याद कर रहा है।
दादी की बात सुन अद्वय बोला। दादी मतलब कुछ भी। एक चीज का किसी के याद करने और न करने से क्या लॉजिक है? वो तो बस आज थोड़ा सा बारिश में भीग गए थे, इसलिए सर्दी हुई है। अद्वय की बात सुन नक्श बड़बड़ाते हुए, वैसे आपने सही कहा, आपको याद भी कौन करेगा। उसकी ये बात अमन ने भी सुन ली थी। वो धीरे से नक्श से कहता है, धीरे बोलो, कहीं तुम्हारे खड़ूस भाई ने सुन लिया तो अभी लेने के देने पर जाएंगे। क्या होगा आगे, क्या करेगी अब जिया? क्या ये लव अरप्शन पनपने से पहले ही दम तोड़ देगा? और क्या होगा जब अद्वय को पता चलेगा? अपनी दादी के फैलाए रायते के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे के साथ। गाइस, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं।